हेलो एवरीबॉडी। तो डिफेंस स्टडी के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने वाले सारे ही वॉरियर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं जगजीवन हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर जोन में। तो हम जब डेली जो बात लेके करते हैं, जो हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं आपके लिए इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, तो उसी के तहत आज जो हमारे इंग्लिश का ये लेक्चर 8th चल रहा है हमारा। तो सबसे पहले डेली की तरह हम आज स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वोकैबुलरी से, क्योंकि मैं हर रोज़ यही बात करता हूँ कि वोकैबुलरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है ना? वोकैबुलरी किसी पेपर का पार्ट नहीं है, ये किसी सिलेबस की बात नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है। वोकैबुलरी इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ ह्यूमन। तो जैसे आपके लिए रोज़ की रोटी खानी जरूरी है ना, उसी तरह आपके लिए रोज़ की वोकैबुलरी याद करनी भी जरूरी है। तो उसी रोज़ की वोकैबुलरी की जो डेली डोज है हमारी, उसी को लेके हम आज हाजिर हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसमें से मैंने 5 वर्ड्स लाए हैं। तो चलो देखते हैं कि आपको वो आते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। ओके, द फर्स्ट वन इज एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? हमने बात की थी कि आकड़ आ गई। कब आई? जब उसके पास मनी आई। तो जब मनी आने के बाद एक बंदे में आकड़ आ जाती है, वो रूखापन आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्रीमनी। ठीक है, रूखापन आ जाना, बिटरनेस, थोड़ी सी कड़वाहट आ जानी, उसे कहा जाता है एक्रीमनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अले। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा हमने यहाँ पे निमोनिक तैयार किया था। अले का मतलब क्या होता है? शांत करना, है ना? किसी को पीस में लेके आना, स्मूथ कर देना। तो ये क्या था, हमने बात की थी, अले अले मेरा बच्चा रो रहा है। जब कोई बच्चा रोता है तो उसको मम्मी क्या कहती है? अले अले मेरा बच्चा रो रहा है, यानी कि उसको शांत कर रही है ना, मत रो, कोई बात नहीं, क्या हुआ मुझे बताओ। तो किसी को शांत करना, अले का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना, स्मूथ करना। फिर आ गया असेंड। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें निमोनिक की कोई ज़रूरत भी है या मुझे बताने की भी आपको कोई ज़रूरत है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप बचपन से करते आ रहे हो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना। डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ जाना। तो असेंड का मतलब चढ़ना या ऊपर जाना, है ना, और शाल में आना, असेंड। फिर आ गया ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? हमने एक निमोनिक बड़ा अच्छा तैयार किया था कि उसने अपनी होंडा सिटी को बेचकर ऑडी लेने का साहस किया। होंडा सिटी को बेचकर ऑडी लेने का साहस किया। तो ऑडासिटी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी दिखाना, करेज दिखाना, साहस दिखाना। वो लड़ाई वाली बहादुरी नहीं, ब्रेवरी, लेकिन एक साहस जो होता है ना, करेज जो होता है, उसकी जब बात आती है, ऑडासिटी का मतलब है किसी बंदे को अपना साहस दिखाना कि हाँ यार मेरे में इतना साहस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हमारे में इतना साहस है कि हम कोई भी डिफेंस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मेरे में इतना साहस है कि मैं आपको डिफेंस एग्जाम क्रैक करवा सकता हूँ। तो वो है ऑडासिटी। लास्ट वर्ड जो हमारा है प्रीवियस वोकैबुलरी का, एग्जाम। मैंने आपको कल हमने ये वर्ड किया था। मैंने कहा था कि एक होता है कैप्टन व्योम नाम का एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे। तो कैप्टन व्योम, व्योम से आपने याद रखना एग्जाम। अब कैप्टन व्योम क्या करता था? वो सारी बातें अपने आप ही कर लेता था, वो स्वयं सिद्ध था, है ना। उसको लगता था कि मैं हर बार मैं ही सही होता हूँ, मेरी बातें सारी सही चल रही होती हैं। तो जो कैप्टन व्योम है वो क्या था? एग्जाम। वो स्वयं सिद्ध पर्सन था कि हाँ भाई मैंने कह दिया तो ये सच ही है, मैंने किसी की सुनता, जो मैंने कह दिया, जो मुझे अच्छा लगा वही सब कुछ सही चल रहा है। तो ये है एग्जाम। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे आज के 5 डेली वोकैबुलरी की, डेली जो डोज है हमारी। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ब्लीक। ब्लीक क्या होता है? असल में ब्लीक कहा जाता है बेरंग। ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं ना होता, जो बेरंग होता है। कई बार वैसे तो ये कलर के लिए ये वर्ड होता है कई बार, लेकिन ब्लीक वर्ड को ना हम फूड के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे टेस्ट नहीं होता ना किसी खाने में, तो यार ये तो बेस्वादी सा खाना है, तो लेकिन वैसे कई बार, ऐसा हर बार नहीं होता, कई बार ये फूड के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। अदरवाइज ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। ठीक है ना? जैसे मान लो कोई घर है या कोई कपड़ा है या किसी और चीज़ की बात हो रही है, हमने ये क्या है, ये तो बेरंगा सा काम है ना। तो बेरंग जो होता है दैट इज कॉल्ड ब्लीक। तो ब्लीक का जो सिनोनिम है हमारे पास वो क्या है? ग्रिम। ठीक है, ग्रिम या फिर ऑस्टेयर। ऑस्टेयर भी कहा जाता है जब सारा रंग निकल जाता है ना, उस चीज़ को ऑस्टेयर कहते हैं। फिर उसका ऑपोजिट क्या बन गया? ब्राइट। अब एक चीज़ है बेरंग की, ब्राइट क्या होता है? कलरफुल, है ना। तो कलरफुल कॉमन वर्ड आता है, प्लीजेंट हो गया या ब्राइट हो गया। ठीक, तो ये इसके एंटोनिम्स बन गए। ब्लीक का मतलब क्या है? बेरंग। फिर आ गया ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? देखो ब्रिटल शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पहले सुना भी हो। ब्रिटल होता है जैसे गिलास नहीं, जैसे कांच का गिलास है ना, हम उसे कहते हैं कि इट्स अ ब्रिटल।
जैसे फ्रजाइल होता है, फ्रजाइल और ब्रिटल ये सेम वर्ड है। ब्रिटल का मतलब क्या है? ब्रेकेबल। ठीक, जो ग्लास के किनारे होते हैं ना, कांच का ग्लास है, कोई और ग्लास है, वो जैसे टूटते रहते हैं, उसे उस चीज़ को ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, फ्रजाइल क्या है? सारी की सारी चीज़ ही वो फ्रजाइल है। जैसे कांच का कोई वास है तो वो है फ्रजाइल है कि ये टूट जाएगा। ब्रिटल सिर्फ किनारों के टूटने को कहा जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर पे कप होंगे, उसके किनारे जो ऊपर से हैं वो थोड़े थोड़े टूट जाते हैं। जैसे हम डेली उसको यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो टूटना शुरू। एक तो क्या पूरा कप ही टूट गया, कप नहीं टूटा पर उसके ऊपर किनारे टूट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। यानी कि क्या बना फिर? ब्रिटल का मतलब क्या है? जो टूटने लायक है, जो टूटने वाला है, तो वो क्या आ गया? या ब्रिटल। जैसे नाजुक होता है वो हो जाता है ब्रिटल, नाजुक को भी कहा जाता है। पर फिर भाई बात वही है, नाजुक क्या? किसी क्रॉकरी का नाजुक होना, किसी बंदे का नाजुक होना नहीं होता, किसी बर्तन का, किसी क्रॉकरी का या किसी और चीज़ का जो नाजुकपन होता है ना, उसे ब्रिटल कहा जाता है। ठीक, तो ये आ गया ब्रेकेबल, क्योंकि जो नाजुक है उसको हम तोड़ भी सकते हैं। फिर वो क्रिस्प है, क्योंकि क्रिस्पी जो चीज़ें वो भी जल्दी टूट जाती है ना। जो फ्लेक्सिबल है वो टूटती नहीं है जल्दी, क्रिस्प जो होती है वो टूट जाती हैं। टफ, और उसका एंटोनियम आ गया। अब देखो ब्रेकेबल है या क्रिस्प है या ब्रिटल है, ब्रिटल नाजुक होता है, तो नाजुक का कॉमन सी बात है, हमें पता है ऑपोजिट क्या बनने वाला है? टफ। या फिर हम क्या करते हैं? इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सह जाना। अब जो ब्रिटल है, जो नाजुक चीज़ है, वो किसी चीज़ को सहेगी नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ा वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन इंड्योर का मतलब होता है सहन करने वाला, है ना। तो चलो नेक्स्ट वर्ड आ गया जी हमारे पास, बसल। तो बसल अकेला वर्ड तो शायद आपको लगे भी यार हमें नहीं पता ये बसल क्या होता है, लेकिन आपने एक इडियम सुना होगा, हसल एंड बसल। ठीक है, हसल बसल, है ना। हम देख रहे बड़ी हसल बसल है यहाँ पे, यानी कि बड़ी चहल पहल है। वो चहल पहल का मतलब क्या होता है? हसल एंड बसल। तो बसल वर्ड अकेला भी सेम ही है। बसल कॉम्बिनेशन या फिर ट्यूमलेट, यानी कि जहाँ पे चहल पहल होती है, कुछ होना, है ना। यहाँ पे कोई जैसे कोई कार्रवाई वाला होना या कह लो कोई हलचल का होना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बसल। कहीं पे किसी भी तरह की हलचल होना उसे बसल कहते हैं। तो जो उसका सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है? कॉमोडोशन या फिर ट्यूमलेट। और ऑपोजिट क्या बना हमारे पास? ऑपोजिट बना हमारे पास स्लोनेस। हसल बसल क्या होता है? चहल पहल, और उसका ऑपोजिट क्या बन गया? स्लोनेस या फिर क्वाइट। जैसे आजकल कोरोना के टाइम पीरियड में क्या है, क्या आजकल मार्केट्स में हसल बसल होती है कि स्लोनेस होती है? आप ही बताओ जरा, जल्दी करो, कमेंट करके बताओ कि आजकल मार्केट्स में हसलन बसल है कि स्लोनेस है। अब कोई कहेगा जी हमारे वाली मार्केट में तो हसलन बसल है, कोई कहेगा जी सर हमारे वाली मार्केट में तो स्लोनेस है। चलो मेन बात कि आपको पता चला कि हसलन बसल हलचल होना, और स्लोनेस या क्वाइट का मतलब हलचल का ना होना, शांत सा होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बारबेरस। ये आपने इंग्लिश मूवीज़ में ये वर्ड बड़ा सुना होगा, जो पुरानी हिस्ट्री बेस पे जो मूवीज़ आती हैं ना, हम कहते हैं बारबेरियन। आप एक ने शायद आपने वर्ड सुना होगा, ये एक मूवी भी थी बारबेरियन या बारबेरस या बारबेरियन। ये क्या होता है? ये बेसिकली ना बारबेरस जंगली लोगों को कहते हैं। ठीक है, अब ये जंगली लोगों को कैसे कहा जाता है? बेसिकली असल में बारबेरस जो वर्ड था ना, वो था जो आदिवासी थे, जिनका जीने का तरीका मॉडर्न नहीं होता, यानी कि उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, जब हम कहते हैं ना अनसिविलाइज्ड पर्सन, तो जो वो जंगल के जो वो लोग थे, उनके अपने नॉलेज थे, उनके पास अपनी साइंस थी, अपना सब कुछ डेवलप था, पर वो मॉडर्नाइज नेशन में नहीं आए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे पहले डायरेक्ट एंटोनियम पे आ जाओ, सिविलाइज्ड। ठीक है, अब बारबेरस का ऑपोजिट क्या होगा? सिविलाइज्ड। यानी कि ये क्या बना? अनसिविलाइज्ड या परप्लेक्स भी कहा जाता है इनको, जो बारबेरियन थे या जो जंगली लोग थे, है ना। हम आजकल जो एक अनसिविलाइज्ड है, वो तो हमारे अंदर भी कई लोग ऐसे होते हैं, हम कहते हैं ये बंदा अनसिविलाइज्ड है, लेकिन जो प्रीवियस जो जंगल के मानव थे, आदि मानव थे, उन्हें हम बारबेरस कह देते हैं, या हम उन्हें क्या कह देते हैं? परप्लेक्स। सिंपल शब्दों में हम इसे अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेटर वे होता है हमारे पास उसको डिस्क्राइब करने का बारबेरस को, दैट इज परप्लेक्स। दोनों का मीनिंग सेम ही है, और ऑपोजिट क्या बना हमारे पास? सिविलाइज्ड। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारे पास बैरोक। बैरोक का मतलब क्या होता है? असल में ना बैरोक बेसिकली ये वर्ड यूज़ किया जाता था यूरोप के आर्किटेक्ट के लिए। अब जो यूरोपियन आर्किटेक्ट था ना, वो बड़ा ब्रीक हुआ करता था। ठीक है, वो बड़ा ज़्यादा फ्लरिश होता था, बड़ा ज़्यादा ब्रीक काम होता था वहाँ पे। ठीक है, बड़े ज़्यादा वहाँ पे जैसे मान लो कोई लेडीज़ है, वो बड़े गहने पा के रखती थी, बड़ा कुछ उनकी एसेसरीज हुआ करती थी। जब जब उन्होंने मूर्तियाँ बनाई या जो उनकी पिक्चर पेंटिंग्स थी, तो उसमें बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाता था। तो बारबेरस का मतलब होता है फ्लोरिड, यानी कि फुल ऑफ समथिंग।
है ना, फ्लोरेड या एडॉर्नड। एडॉर्न्ड का मतलब क्या होता है? एडॉर्न का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है विभूषित, हिंदी में विभूषित, और पंजाबी या हिंदी में थोड़ा सा सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जो गहनों से लदा हुआ होता है ना, आपने देखा होगा जैसे शादियों पे लेडीज़ ने बहुत सारे गहने पहने होते हैं। एक तो नॉर्मल जो चलो सेट पहना है किसी ने ना, एक होता है बहुत ज़्यादा गहने पहने हुए हैं, हाथों में भी 4-5-6 मुंदरियाँ हैं, फिर गले में माला है, हार भी है, कानों में 2-2 3-3 जगह पे उन्होंने ईयरिंग्स पहन रखे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अडॉर्न्ड। फुल ऑफ समथिंग या फुल ऑफ कह लो एसेसरीज, उसे हम कहते हैं अडॉर्न्ड। वही होता है बैरोक, वही फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। लेकिन किस में? आर्ट में, आर्किटेक्चर में। जैसे कोई दीवार है उसके ऊपर बहुत अच्छी मीनाकारी की हुई है, बहुत छोटी छोटी ब्रिक चीज़ें लगा के रखी हुई हैं। पेंटिंग्स है तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि लेडीज़ ने बहुत सारे गहने पहन रखे हैं। कोई मान लो वैसे फंक्शन है तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको बारक कहा जाता है, फ्लोरिड या एडॉर्नड। और इसका ऑपोजिट वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? प्लेन, ठीक है। प्लेन या फिर अनअडॉर्न्ड। अनअडॉर्न्ड यानी कि जो बिना गहनों के होता है ना, उसे हम अनअडॉर्न्ड कहते हैं। अडॉर्न्ड गहनों वाला और अनअडॉर्न्ड बिना गहनों के, यानी कि वो प्लेन है। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं जी, वो है हमारे पास ये 5 इडियम एंड फ्रेजेस। ये भी जरूरी है, हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेज है आज वो है क्रॉस वंस टीज एंड आईज डॉट। अब ये क्या होता है? क्रॉस वंस टीज एंड आईज डॉट, असल में इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एंड पे आके किसी चीज़ को पूरा करना या कि उसको परफेक्टली पूरा करना। कि जैसे मान लो कोई बात, मान लो हम कोई एक घर बना रहे हैं, अब सारा घर बन के तैयार है, हम कहते बस थोड़ी बहुत टचिंग रह गई है ना। जब कोई मान लो पेंटिंग बना रहे हैं तो हम कहते बस थोड़ी सी टचिंग वगैरह करने वाली चीज़ रह गई है। तो ये जो टचिंग होती है ना, किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली एंड तक पूरा कर देना। अब देखो ये फ्रेज़ पड़ा कहाँ से? क्रॉस वंस टीज। अब मान लो हम जैसे ना, कई लोगों की ये आदत होती है कि अगर मान लो उन्होंने किसी वर्ड में टी लिखनी है ना, मान लो मैंने क्या था, मान लो मैंने सिटी लिखना है तो मैं क्या करूँगा? CITY, ठीक है। अब ये CITY कैसे बना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड मैंने अपनी तरफ से एक वर्ड लिख दिया, हम कहते हैं एंड पे आके उसने क्या किया? आई के ऊपर डॉट, ये होता है आईज डॉट, ठीक है। और क्रॉस द टी, अब बन गया ना फाइनल सिटी। तो वो आपने देखा होगा पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं कि जो आई के डॉट होते हैं ना वो पहले नहीं लगाते। जो आई के ऊपर ये बिंदी होती है इसे डॉट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम पहले नहीं लगाते, हम टी को क्रॉस नहीं पहले करते। कई लोगों की ऐसी आदत होती है। तो ये वर्ड यहाँ से बना कि क्रॉस वंस टीज एंड आइज डॉट, कि चलो बस सारा काम ऑलमोस्ट फाइनल ही है, बस जो लास्ट की टचिंग है हमने वो करनी है, तो उसे कहा जाता है चलो बस जो थोड़ा बहुत काम रह गया, लास्ट टचिंग है थोड़ी बहुत है, उसको कर दो। तो क्रॉस वंस टीज एंड आइज डॉट। ओके, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या था? एट आर्म्स लेंथ यानी कि आपने एक बाजू तक की दूरी बना के रखी, यानी कि किसी को दूर रखना, अपने नज़दीक नहीं आने देना, तो उसका मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ। फिर आ गया आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि इम्पॉसिबल। एक होता है आउट ऑफ द सिलेबस, जो अक्सर ही हमारे पेपरों में आ जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। बेसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, है ना। हम मतलब अगर ऐसा हो जाए इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। फिर आ गया आउट ऑफ द वे। एक था आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक होता है आउट ऑफ द वे, जाके इस बंदे ने कोई काम कर दिया, दैट इज अ स्ट्रेंज मैनर, है ना। जब कहते ये बंदा ना आउट ऑफ द वे जाके, देखो एक सारी दुनिया किसी काम को कर रही है तो वो ऐसा ऐसा चल रहा है, एक मन कहते यार इस बंदे ने तो आउट ऑफ द वे जाके ये काम किया, यानी कि स्ट्रेंज एक तरीके से किसी काम का होना, स्ट्रेंज होना, उसे कहते हैं आउट ऑफ द वे। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या था? इम्पॉसिबल, और आउट ऑफ द वे का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज होना। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास लास्ट वन, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने से पहले ही ना, कि हम कहते यार वो बंदा तो ना बस वो तो दौड़ गया, रन अवे हो जाना, किसी काम से दौड़ जाना। हम कहते हैं हाँ तुमने उसको काम नहीं बोला, जैसे ही मैंने उसको काम बोला तो वो तो निकल पड़ा, वो तो भाग गया, वहाँ उसने काम क्या करना था, तो वो तो निकल पड़ा या वो तो भाग गया, है ना। हम उसे कहते हैं शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसको पंजाबी में जो फ्रेज होता है या हिंदी में होता है, हम कहते हैं भी अड्डियां नूं थुक ला के भज जाना,
ठीक है। अड्डियां नू थुक ला के भज जाना मतलब शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स की जब जैसी काम की बात हुई, कुछ करने की बात हुई तो वो इस चीज़ को लेके वो तो भाग ही गया, वो तो काम उसने क्या करना था, उन्होंने तो मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। ही शो अस अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ओके, तो अब एक बार जरा दोबारा गो थ्रू हो जाते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कंप्रीहेंशन। तो सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड है दैट इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या था, जल्दी मेरे साथ साथ बोलते रहो। ब्लीक का मतलब क्या था, बेरंग होना। सेकंड है जी हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, टूटने वाला या जो नाजुक जो होता है उसे कहा जाता है ब्रिटल। और मोस्टली ये वर्ड कब यूज़ किया जाता है, जब हम बात करते हैं जैसे कप्स हैं या ग्लासेस के किनारे जब टूट जाते हैं उसे ब्रिटल कहते हैं। फिर आ गया बसल। बसल वर्ड हमने कहाँ से याद किया था, हसल एंड बसल से। ठीक है, हसल एंड बसल यानी कि एक चहल पहल, कदमों का चहल पहल होना या वैसे कोई मार्केटें भरी होनी। और उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या था, स्लोनेस या क्वाइट। बारबेरस। बारबेरस वर्ड आपने याद रखना है, या आपने वर्ड याद रखना है बारबेरियन। तो बारबेरियन या बारबेरस क्या होता है, जंगली असभ्य लोग, अनसिविलाइज्ड पर्सन। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड क्या होता है, परप्लेक्स। बारबेरस अपने आप में एक वर्ड है, या फिर परप्लेक्स। और ऑपोजिट क्या था उसका, सिविलाइज्ड। द लास्ट वर्ड जो था हमारे पास बैरोक। बैरोक क्या था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ का होना, पर किस चीज़ का, एक्सेसरीज वगैरह का, किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की बात नहीं हो रही। जैसे कि हम बात कर रहे थे बैरोक का मतलब कि लदा हो, गहनों से लदा होना जो होता है ना, उसे बारबेरिक कहते हैं, उसे बैरोक कहते हैं। और जैसे क्या था इसका वर्ड, फ्लोरिड या एडॉन्ड। और ऑपोजिट क्या था इसका, प्लेन या फिर अनअडॉन्ड। और 5 जो इडियम्स थे हमारे पास, क्रॉस, वंस, टीज एंड आइज डॉट। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये कहाँ से वर्ड बना, कि एंड पे आके जो टचिंग वगैरह रह जाती है उसको पूरा कर लेना। फिर आ गया एट आर्म्स लेंथ, किसी को एक बाजू की दूरी बना के रखना, किसी से दूरी बना के रखना, एट आर्म्स लेंथ। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि इम्पॉसिबल जी, ऐसा तो सवाल ही खड़ा नहीं होता इस चीज़ का। तो आउट ऑफ द वे, स्ट्रेंज तरीके से किसी चीज़ को करना। और शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है दौड़ जाना, कहीं से भी दौड़ जाना, किसी काम करने से दौड़ जाना या वैसे किसी चीज़ से दौड़ जाना। क्लीन, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो यहाँ तक जो हमारी आज की वोकैबुलरी है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। एक बार आपने गो थ्रू हो जाना, एक बार दोबारा देख लो इस सारी वोकैबुलरी को। इस वोकैबुलरी के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, कल हमने किए थे 2017 के CDS का जो पेपर था उसमें से हमने 2 कंप्रीहेंशन किए थे। आज भी हम सेम ही करने जा रहे हैं। CDS 2017 के क्वेश्चन पेपर से ही हम आज फिर 2 कंप्रीहेंशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिर हम इसके बाद हम करते हैं कंप्रीहेंशन। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे कंप्रीहेंशन की। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंप्रीहेंशन है हमारा CDS 2017 का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें से। ठीक है जी, ओके। अगर हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, मैंने हर बार की तरह जो आपको बताया कि सबसे पहले हमने सारा जो टाइम लगाना है वो पैसेज को अच्छे से रीड करने में लगाना है। कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई वोकैबुलरी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है। और रीडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए हमारा, स्प्लिटिंग मेथड। देखो कोई जादू नहीं है, बस मैं हर बार आपको क्या करवा रहा हूँ, स्प्लिटिंग मेथड से आपको मैं एक ये पैसेज समझा रहा हूँ। इसके बाद अपने आंसर्स अपने आप खुद ब खुद निकलते जाएंगे, हमें दोबारा पैसेज में देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं, हमने रीड करना है पैसेज को। तो कैसे रीड करेंगे, स्प्लिटिंग। अब देखो, वेकेशनिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, स्प्लिट। ठीक है, वेकेशन का मतलब छुट्टियां मनाना। तो वो है जो हम जब छुट्टियां मनाने जाते हैं ना ऑन अ मोटरसाइकिल, यू सी थिंग्स इन अ वे दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। वो तो अब राइटर कह रहा है कि जब आप छुट्टियां मनाने जाते हो मोटरसाइकिल पे, यू सी थिंग्स, आप चीज़ों को देखते हो, इन अ वे, किस नज़रिए से, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, किससे, फ्रॉम एनी अदर, बाकी किसी भी चीज़ से। जब आप मोटरसाइकिल पे छुट्टियां मनाने जाते हो तो वो जो आप देखते हो, नज़ारा देखते हो, जो आप सी देखते हो ना, तो वो सारा का सारा टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर। अब आगे राइटर कह रहा है कि इन अ कार, कार में क्या होता है, इन अ कार यू आर ऑलवेज, इन अ कार यू आर ऑलवेज, आप हमेशा, इन अ कंपार्टमेंट। तो राइटर कह रहा है कि कार में जाना तो ऐसा है कि जैसे यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट, एंड बिकॉज,
एंड बिकॉज यू आर यूज टू इट, और आप इसके आदी हो चुके हो। किस चीज़ के? इट का मतलब क्या है? कार के। ठीक है, यहाँ पे इट वर्ड किसके लिए आया? कार के लिए। अब राइटर कह रहा है कि जब आप कार में जाते हो ना, इन अ कार यू आर ऑलवेज इन अ कंपार्टमेंट। कार में जाना तो ऐसा है कि आप हर बार एक कंपार्टमेंट में हो और आप इस चीज़ के आदी हो चुके हो। एंड बिकॉज यू आर यूज टू इट यू डू नॉट रियलाइज दैट, आप किस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते। थ्रू द कार विंडो एवरीथिंग यू सी। अब वो तो थ्रू द कार विंडो, जो आप कार की विंडो से जो देख रहे हो ना, थ्रू द कार विंडो एवरीथिंग यू सी इज जस्ट मोर टीवी। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्या कहना चाहता है? बात हो रही है कि जब आप छुट्टियां मनाने वेकेटिंग ऑन अ मोटरसाइकिल पे जाते हो ना, तो यू सी द थिंग्स इन अ टोटली डिफरेंट वे फ्रॉम द अदर्स। लेकिन जब आप कार में जा रहे हो, तो कार में जाना तो राइटर कहता है कि वो इस तरह है जैसे आप कंपार्टमेंट में बैठे हो, है ना। और वो कहता है कि और ऊपर से एक और चीज़ कहता है, आप इतने अपनी कार के इतने यूज टू हो चुके हो कि आपको समझ ही नहीं आती, आपको रियलाइज ही नहीं होता कि वट एवर यू आर सीइंग थ्रू द कार विंडो, जो आप कार की विंडो में से देख रहे हो ना, वो और कुछ नहीं है, जस्ट मोर टीवी है, और टीवी देख रहे हो और कुछ नहीं होता। यू आर पैसिव ऑब्जर्वर। तो राइटर कह रहा है कि जब आप कार में जा रहे हो ना, तो आप एक्टिव ऑब्जर्वर नहीं हो, आप एक पैसिव ऑब्जर्वर हो। एंड इट इज ऑल मूविंग बाय यू बोरिंगली इन अ फ्रेम। तो जो ये कार है ना, इट इज ऑल मूविंग बाय यू बोरिंगली इन अ फ्रेम। आप एक लिमिट में रह के मूव कर रहे हो, एक बंधन में रह के मूव कर रहे हो, एक फ्रेम में रह के मूव कर रहे हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑन अ मोटरसाइकिल, पर अब राइटर कह रहा है कि ऑन अ मोटरसाइकिल हाउएवर, जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हो, हाउएवर द फ्रेम इज गोन, तो वो जो फ्रेम है ना कार का, जो चार्ज वाली है ना, वो हट जाती है। ऑन अ मोटरसाइकिल तो द फ्रेम इज गोन, यू आर कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट, आप पूरी तरह से कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। किसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हो? विद इट ऑल। अब यहाँ पे किसके लिए आया विद इट ऑल का मतलब? वो जो नेचर है, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे विकेटिंग कर रहे हो ना, तो आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। यू आर इन द सीन। ठीक है, यू आर इन द सीन, नॉट जस्ट वॉचिंग इन एनी मोर। तो जब बात हो रही है, राइटर ये कह रहा है कि जब आप कार में जा रहे हो ना, तो कार का एक फ्रेम है, उसकी विंडो लगी हुई है, तो आप विंडो से क्या देख रहे हो? जैसे कि आप टीवी में कुछ देख रहे हो, वैसे आप वहाँ पे कार पे जाके आप वो चीज़ देख रहे हो। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हो, तो आप क्या होते हो? जो वो फ्रेम है वो हट जाता है, यू आर कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि आप उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। किसके? एंड यू आर इन द सीन, जो वो सीन चल रहा है, जो वो वहाँ पे आप जा रहे हो, उस सीन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हो। नॉट जस्ट वॉचिंग इट एनी मोर, एंड द सेंस ऑफ प्रेजेंस इज ओवरवेलमिंग। जो वो सेंस ऑफ प्रेजेंस है ना, वो और ज़्यादा हैवी हो जाती है आपके ऊपर कि हाँ, मैं वाकई प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। अब देखो, इसको मैं और थोड़ा सा अगर ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कहीं भी जाते हो ना, टूरिस्ट प्लेस पे कहीं पे भी जाते हो, अब आप मान लो कहीं पहाड़ियों में चले गए, है ना, पहाड़ियों पे चले गए, क्या हुआ? स्नोफॉल होने लगा या रेन होने लगी, तो आप क्या करोगे? आप अपनी कार में हो, तो आप उसको अच्छे से फील नहीं कर पाओगे। या मान लो गर्मी भी है ना अगर, तो आप कार का एसी ऑन कर लोगे, आपको फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ उस एरिया। मान लो आप राजस्थान जा रहे हो, आप डेजर्ट में जा रहे हो, अब वहाँ पे जाकर आपने एसी को ही ऑन कर लिया, तो फिर वो तो यहाँ पे भी सेम इन्वायरमेंट मिल गया आपको, वहाँ जाके भी सिर्फ आप एक टीवी देख रहे हो, आप उस नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। वो आप नेचर कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो? पैसिव होके, है ना, आप एक्टिव ऑब्जर्वर नहीं रह गए वहाँ पे। लेकिन जब आप वहाँ पे थ्रू बाइक जाते हो, या मान लो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के हम देखते हैं, कई बार हमें क्या होता है, मान लो जैसे बारिश होने लगती है या थोड़ी ठंडी हवा आ गई, हम गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हम उसे फील करते हैं। तो सारी बात इसी चीज़ के ऊपर है कि मोटरसाइकिल पर वो जो फीलिंग है, वो जो फील है चीज़ों का, वो आप उनमें प्रेजेंट रह के उन चीज़ों को अपनी प्रेजेंट करके फ्रेम को हटा के जाते हो। लेकिन कार में जाना, तो राइटर कहता है कि ऐसी बात है कि जैसे आप एक घर पे टीवी देख रहे हो, अब आपने क्या किया कि आप कार में हो, फ्रेम में बैठे हो, और आप बस टीवी देख रहे हो और तो कुछ नहीं चल रहा है। तो ये है सारा पैसेज। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, द राइटर लाइक्स ट्रैवलिंग ऑन द मोटरसाइकिल। बात हो रही है कि जो राइटर है ना, वो ट्रैवलिंग पसंद करता है कहाँ पे? ऑन द मोटरसाइकिल। ठीक है। What is the most likely reason for this?
अब इसका वो कहते हैं मोस्ट लाइकली रीज़न जो है वो क्या है, तो हमारे पास पहला ए ऑप्शन है, द मोटरसाइकिल हैज़ नो विंडो। एक तो इसके लिए वो की जाती है, मोटरसाइकिल डज नॉट गो एज फास्ट एज अ कार। अब देखो ये तो हमें कहीं पे सारे पैसेज में डिस्कस ही नहीं हुआ, स्पीड की तो बात ही कहीं नहीं आई, तो ये तो ऑप्शन आना ही नहीं, ये तो आंखें बंद करके मना कर दो भाई ये नहीं आना जी, ये तो गलत हो गया, हमारा है ही नहीं। फिर आ गया एज द ट्रैवलर इज यूज टू कार्स ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल इज अ चेंज। तो हमने कोई चेंज की भी बात की नहीं की थी कि कारों में तो आप वैसे घूमते रहते हो, एक दिन मोटरसाइकिल पे जाके देखो या ऐसा करके देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑप्शन भी हम आंखें बंद करके डिलीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। लास्ट वन है ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल द राइटर फील्स दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द सीनरी। ट्रैवलिंग बाय मोटरसाइकिल द राइटर फील्स दैट ही इज पार्ट ऑफ द सीनरी। या तो ए वाला आंसर है हमारा या फिर डी वाला आंसर है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सा आंसर है, और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। हरी अप कमेंट कर दो मुझे एक बार जल्दी जल्दी, कौन सा आंसर आएगा, ए या डी। द राइट आंसर विल बी ए, नहीं आएगा, द राइट आंसर इज डी। अब ए क्यों नहीं आया, द मोटरसाइकिल हैज़ नो विंडो, ये क्यों नहीं आया। इट्स ओके कि मोटरसाइकिल हैज़ नो विंडो, पर वहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न। असल में लाइकली रीज़न क्या था कि जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हो तो आप अपनी फील करते हो, उसको प्रेजेंस को फील करते हो, आप उसी सीनरी का एक पार्ट बन जाते हो, जैसे यहाँ पे लिखा था आर इन द सीन, यू आर इन द सीन। तो ये है मोस्ट लाइकली रीज़न टू ट्रैवल बाय अ मोटरसाइकिल बाय द राइटर। तो चलो एक क्वेश्चन हो गया, अब दो पेंडिंग क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, एक हमने पहले कर लिया है, 2 क्वेश्चन ये हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन हम फिर दोबारा करेंगे। तो हमारे पास है जी अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ। हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि इनमें से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑफ ट्रूथ है वो कौन सी स्टेटमेंट है। तो एक बार पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव द राइटर डज नॉट लाइक टीवी। जो राइटर है वो टीवी को लाइक नहीं करता, एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स। एक तो ये बात है कि एज इट गिव्स द नैरो व्यू ऑफ थिंग्स। फिर सेकंड बात आ रही है द राइटर लाइक्स टीवी बट ही डज नॉट लाइक वॉचिंग इट फ्रॉम कार विंडो। मतलब राइटर जो है वो टीवी को पसंद तो करता है पर वो कार की विंडो में से बैठ के नहीं इसको देखना चाहता। चलो अगला देख लेते हैं। द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द पिक्चर इज इन फ्रेम। राइटर टीवी को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि जो पिक्चर है वो बाउंड होती है, वो फ्रेम में होती है, हम उसको बाहर निकल के नहीं देख सकते। द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द प्रोग्राम आर बोरिंग। इसलिए टीवी उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो प्रोग्राम आते हैं वो बोरिंग होते हैं। तो क्या आंसर है आपने जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन अ कार you are always in a compartment and because you are used to it। ये हमने पैसेज में लाइन पढ़ी थी कि in a car you are always in a compartment and because you are used to it you do not realize that, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, in this sentence it refers to। तो इस सेंटेंस में जो it है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रैवलिंग इन अ कार, बी ऑप्शन है ऑलवेज बीइंग इन अ कंपार्टमेंट, एग्जाम्पल वंस रूम एंड ऑफिस। सी है जी हमारे पास सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम, और या फिर सीइंग सो मच टीवी एट होम। तो आपने जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के मुझे जो आंसर्स हैं वो बताने हैं। अभी जल्दी करो, कमेंट कर दो, एक बार पढ़ लो इनको दोबारा से अगर आपको लगता है, मैंने समझा ही दिए हैं, पढ़ लो और जल्दी मुझे आंसर कर दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। 15 सेकेंड है आपके पास। ओके, तो फर्स्ट वन जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू द ट्रूथ। तो चलो पहला देखते हैं, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी एज इट गिव्स अ नैरो व्यू ऑफ थिंग्स। तो नैरो व्यू ऑफ थिंग्स की तो कहीं पे कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं आने वाला। फिर आ गया द राइटर लाइक्स टीवी बट ही डज नॉट लाइक वॉचिंग इट फ्रॉम कार विंडो। ये तो टोटली डिफरेंट चीज़ है।
कार विंडो से टीवी देखने की तो सारे पैसेज में कहीं पे भी बात हुई ही नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द पिक्चर इज इन फ्रेम। ये हर बार बात हो रही थी, वो इसी की तो बात हुई थी। राइटर कह रहा था कि जब आप कार में बैठे हो तो आप एक फ्रेम में हो, तो चाहे फिर आप घर पे टीवी देख लो चाहे कार में बैठ के यात्रा कर लो, वो तो है तो टीवी वाला काम ही है, क्योंकि आप एक फ्रेम में रह जाते हो। दिस इज अ राइट आंसर। लेकिन एक हम पहले लास्ट वाला भी पढ़ ही लेते हैं, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द प्रोग्राम आर बोरिंग। तो प्रोग्राम के बोरिंग होने की तो कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई। तो चलो अब हमें फाइनलाइज हो गया कि जो इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारा वो क्या है, सी है। अगला देखते हैं, हमने जब ये मैंने पैसेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इट किसके लिए आया है, कार में ट्रैवल करने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, द राइट वन, ट्रैवलिंग इन अ कार, जो हमें लग रहा है कि ये सही है। अभी तक हमें लग रहा है कि यही सही है। अगले पढ़ के देखते हैं कि कहीं उनमें से कुछ ना आ जाए। ऑलवेज बीइंग इन अ कंपार्टमेंट, ठीक है, तो इट का मतलब है कि ऑलवेज बीइंग इन अ कंपार्टमेंट, एग्जांपल वंस रूम या ऑफिस, नहीं। इट का मतलब तो कार से ट्रैवल करना था, कोई और। सीइंग द सीनरी थ्रू द विंडो फ्रेम, नहीं, ये भी नहीं आएगा। सीइंग सो मच टीवी एट होम, ये तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, ये तो कह लो आउट ऑफ पैराग्राफ ही हो गया ना। तो ओके, अगेन ये तीनों बड़े सिंपल से ये दोनों क्वेश्चंस थे, हमें तीन ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए, कोई क्लोजेस्ट मीनिंग वाला भी नहीं था, तो हमने तीन ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए। एक जो राइट आंसर हमें मिल गया, पहले का जो राइट आंसर है दैट इज सी, और इस वाले का जो राइट आंसर है दैट इज ए, ट्रैवलिंग इन अ कार। और ये क्या था, द राइटर डज नॉट लाइक टीवी बिकॉज द पिक्चर इज इन फ्रेम। तो चलो अब हम आगे जो हमारे दो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ओके जी, तो अब जो हमारे लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। इन द लास्ट सेंटेंस द राइटर टॉक्स ऑफ अ सेंस ऑफ प्रेजेंस। राइटर ने बात की थी कि जब हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो हमारी वो सेंस ऑफ प्रेजेंस होती है उस सीन में, द सेंस ऑफ प्रेजेंस इन द सीन, याद है। ही इज रेफरिंग टू द प्रेजेंस ऑफ, तो वो किस चीज़ की प्रेजेंस की बात हो रही थी, हिज ओन सेल्फ एज द पार्ट ऑफ सीन, या फिर द टाइम दैट इज नाउ पासिंग, या फिर द सीन एंड द ब्यूटी, या फिर सेंसेस विद विच वन फील्स। तो चलो अगर हम क्वेश्चंस को पहले जो आंसर्स हैं उनमें से एलिमिनेट करते हैं, सेंसेस विद विच वन फील्स ये नहीं आने वाला। क्यों? अब देखो ये बात हो रही है सेंसेस की, वो सेंसेस जिससे कोई बंदा फील करता है ना। हम कहते हैं हमारी 5 सेंसेस होती हैं, तो उन वाली सेंसेस की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। द सीन एंड द ब्यूटी, जो प्रेजेंस की बात है, सेंस ऑफ प्रेजेंस जो है, क्या वो सिर्फ सीन और ब्यूटी तक कायम है? नहीं। क्या वो द टाइम दैट इज नाउ पासिंग, टाइम की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई कि टाइम दौड़ रहा है, ये करना है वो करना है, टाइम की कोई बात नहीं थी। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, हिज ओन सेल्फ एज द पार्ट ऑफ द सीन। यही राइटर ने कहा था कि जब आप मोटरसाइकिल पे जाते हो तो आप खुद सीन का एक पार्ट बन जाते हो, यही तो है प्रेजेंस, ठीक है ना। तो यही प्रेजेंस था कि हिज ओन सेल्फ एज द पार्ट ऑफ सीन। फिर है जी हमारे पास द वर्ड ओवरवेलमिंग मीन्स, जो ओवरवेलमिंग है इसका मतलब क्या होता है। अब देखो ओवरऑल 4 ऑप्शन है हमारे पास, वेरी स्ट्रॉन्ग, अनअवॉइडेबल, इंटरेस्टिंग या ह्यूमरस। हमने बात की ना, ये फीलिंग जो है वो ओवरवेलम्ड फीलिंग आ जाती है ना। तो ओवरवेलम्ड फीलिंग का मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है हमें मोटरसाइकिल पे जब हम सीन में अंदर होते हैं, या अनअवॉइडेबल फीलिंग आती है, या इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है, या ह्यूमरस फीलिंग आती है। तो ह्यूमरस तो आएगा नहीं, ये तो वैसे ही हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग फीलिंग आती है, फीलिंग्स इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर आ गया अनअवॉइडेबल फीलिंग, ये भी कुछ नहीं होता। द ओनली अगेन ऑप्शन वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। तो इन दोनों जो क्वेश्चन हैं उनके हमारे आंसर्स क्या हैं, दोनों के ए ऑप्शन हैं हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन का भी और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी। तो चलिए यहाँ तक हमारा ये पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, या तो एक ऑप्शन है कि हम पैसेज ही कर लेते हैं, या एक ऑप्शन और है कि हम पेपर में जो और आने वाले हमारे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। तो आज मैं कुछ चाह रहा था कि कंप्रीहेंशन हम डेली वाइज कर ही रहे हैं, तो पूरा वीक हम कंप्रीहेंशन तो करेंगे, पर डेली 2 कंप्रीहेंशन करने की बजाय ना हम साथ साथ आजकल एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे वोकैबुलरी हमारी वो डेली बेसिस पे चलती है। तो मेरा इरादा था कि हम ना एक बार क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ जो सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस को जो अरेंज करके हमने बनाना होता है, एक बार उसका पैटर्न समझ लें, फिर हम डेली बेसिस पे वो भी साथ में किया करेंगे। तो अब ये आज के लिए पैसेज एक ही रहेगा, लेकिन अब जो नेक्स्ट हम टाइम में करने जा रहे हैं वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो चलो वो देख लेते हैं अब।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया टॉपिक, ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ अ बेसिकली वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस ही एक ऑलरेडी बना बनाया है, बस इसकी जो वर्डिंग की प्लेसमेंट है ना वो गलत हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे ये देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। दिखने में तो ऐसा भी सही लग रहा है, मीनिंग भी समझ आ रहा है, पर फिर भी इसमें किसी ना किसी वर्ड्स को हमने इधर उधर करके को प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जो सही सेंटेंस है वो बनाना है। ठीक है, अब देखो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं ना, तो इसमें सबसे इजी बात यहाँ पे पहले मैं सब वैसे बात करता हूँ, ये जो टॉपिक है ना ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकली बेस पे नहीं है। ठीक है, हमें ग्रामर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए ग्रामर का, कि जैसे पहले नाउन आता है, फिर उसके बाद एक वर्ब आती है, कह लो नाउन प्रोनाउन वर्ब भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमें इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब सेंटेंस बनाया जाता है सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मिड में वर्ब आती है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, है ना, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैं ये बोल दूं कि टीचिंग आई इंग्लिश यू एम, क्या ये कुछ बना? वर्डिंग तो वही है, 5 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, वो वर्डिंग तो वही है, पर मीनिंग तो बाहर निकल के नहीं ना आएगा, वो समझने में कन्फ्यूजन तो हो जाएगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, मीनिंग वही रहने वाला है सारे सेंटेंस का, लेकिन ग्रामेटिकली हमें पता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब मिड में आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो बस हमने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है ना। अब और इसकी सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये है इस टॉपिक की कि इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्रामर बेस पे नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। कुछ भी नहीं करना आपने, मान लो कुछ भी नहीं करना, अगर आप सिर्फ ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शंस के द्वारा इसको पढ़ के, जो जैसे ऑप्शन दी रखी है, जैसे पहले आर एस पी क्यू आएगा तो उसको पहले आर पढ़ो, एस पढ़ो, पी पढ़ो, क्यू पढ़ो, आपको वैसे ही 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही जो सबसे सूटेबल लगेगा वही आपका आंसर आ जाना है। ठीक है ना, इतना इजी टॉपिक है कि आपने इसको बाय द ऑप्शंस ही कर देना है। आपने अपना दिमाग लगाना ही नहीं कि पहले पी आएगा कि पहले क्यू आएगा, पहले क्या आर आना है या ऐसा आना है। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमने इन 4 ऑप्शन से बाहर नहीं जाना। देखो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, अगर हम पेयर बनाने लगे ना भी, अगर आर पहले आएगा कि क्यू पहले आएगा, तो हमारे नियर अबाउट 12 पेयर, क्योंकि 4 फैक्टोरियल वाला रूल चलेगा यहाँ पे, तो हमारे क्या बनेंगे 24 पेयर्स बन जाएंगे जो हम बनाने लग जाएंगे। हमें 24 की मतलब ही नहीं है, गिवन 4 हमारे पास पेयर दिए हुए हैं, हमने इन 4 पेयर्स को अगर हम आराम से इनको बोल कर भी देख लें, इन्हीं के ऑर्डर, जो इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बोल कर देख लें, तो हमें हमारा आंसर 100% गारंटी है कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब भी इस तरह के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, आपने कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, आपने गिवन ऑप्शंस के थ्रू ही अपना जो आंसर, राइट आंसर है वो चूज करना है। सेकंड, अब ये जो क्वेश्चन है इनकी मात्रा बहुत होती है एग्जाम में। जैसे सीडीएस का एग्जाम है, उसमें ये 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई ग्रामर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बाय द ऑप्शन आपने पिक करना है, कोई आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए, और 20 नंबर बिल्कुल मुफ्ती के हैं। ठीक है, अब देखो असल में हम क्या कर रहे हैं, हमने स्मार्ट वर्क करना है। अगर किसी बच्चे को लगता है भी नहीं सर कंप्रीहेंशन ना मुझे थोड़ा सा टफ लगता है जी, या मे भी वहाँ पे कंप्रीहेंशन की लैंग्वेज टफ आ जाए, सर मैं भी स्ट्रक्चर टफ आ जाए, मैं फंस जाऊँगा, तो ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन आपके पास ये तो वो चीज़ है ना, जो 20 नंबर है आपके पास, 20 नंबर का ही कंप्रीहेंशन आना है, 20 नंबर का ही ये आना है, तो आप एटलीस्ट एक चीज़ ये तो कर सकते हैं ना कि इसको इतना अच्छा तैयार करके जाओ कि 20 में से 1 नंबर भी ना कटे आपका। ठीक है, अगर आप 20 नंबर यहाँ से ले जाते हो, कंप्रीहेंशन आपको लगता है, देखो वैसे तो 4 कंप्रीहेंशन आने होते हैं सीडीएस में, मोस्टली 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है भी चलो एक आधा टफ आ गया, बाकी 15 में क्वेश्चन है, तो 15 में से 12-13 नंबर तो ले जाओ ना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो सर कंप्रीहेंशन तो जी मुझे टफ लगते हैं, वो तो मुझे आते नहीं है, गलत हो जाते हैं, अच्छा सर ये ठीक है सर देख लेंगे, देखने वाली बात नहीं है। जो चीज़ इजी है उसको ये नहीं कि देख लेंगे, वो इजी है इसलिए आपने क्या करना है, उसको 100% रेडी करके जाना है कि यार इसमें से तो कम से कम नंबर ना कटे मेरे। अगर मैं इतनी आसान चीज़ों से भी नंबर कटवाने लग गया तो क्या ये मेरी तैयारी चल रही है पेपर की, क्या मैं तैयार होके आया हूँ पेपर में?
हमने पेपर में इस तरह नहीं जाना कि ठीक है अभी देख लेंगे, चलो एक बार पेपर में बैठ के देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। वी आर रेडी फॉर एग्जाम, ठीक है ना। तो वी आर रेडी फॉर द कैलकुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो हमने घर से इस चीज़ को तैयार करके जाना है कि जब ये एग्जाम में आएगा तो मैं इसमें कोई गलती ना करके आऊँ। ऐसा नहीं कि चलो ये तो एग्जाम में ही पता चलेगा। मोस्टली हम लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, चलो एग्जाम में पता चल ही जाएगा, एग्जाम में पता नहीं चल जाएगा, हमें पहले पता होना चाहिए, हमने एग्जाम में जाके उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो तो इसके आज ये दो हैं, हम इनको एक बार मैं थोड़ा सा आपको मेथड बता देता हूँ। मेथड क्या है, कोई टेक्निक ही नहीं है, सिंपली पढ़ो और आंसर दे दो। कैसे, अब देखो, ही ऑलमोस्ट प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड। तो हमने क्या करना है, चलो पहले आर पढ़ के देखिए, ए वाला ऑप्शन है, आर है, प्लान द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड ही ऑलमोस्ट। क्या ये कुछ बना, ये तो सेटिंग ही नहीं आ रही। चलो अगला देखते हैं, ही, पहले पी आएगा, ही प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड। ये हमें लग रहा है कि कुछ सही सा जा रहा है ना, ये तो हमें लगा गलत है, ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया है, हमने इसको भी टिक नहीं किया कि यही है। हमें आगे दो ऑप्शंस पढ़े हैं, एक बार उनको भी पढ़ के देख लेते हैं। अब देखो एस से स्टार्ट करते हैं, सिंगल हैंडेड ऑलमोस्ट, सिंगल हैंडेड ऑलमोस्ट प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन ही। क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा हमें। लास्ट वन देखते हैं, क्यों, ऑलमोस्ट ही, ऑलमोस्ट ही सिंगल हैंडेड प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन। तो ऑलमोस्ट ही नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। वैसे भी अगर तो हम सिर्फ मामलो यही लेके चलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एप्रोपेबल जो हमें लगा वो एक ही है, दैट इज बी ऑप्शन। दोबारा पढ़ के देख लेते हैं, ही प्लान्ड द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है सीखने वाली हमारे पास, ये तो हमने चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखा। अगर आपको लगता है सर इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा ही है वो नाउन है, या कह लो ये हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी ये प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन हमारा यूज़ हो रहा है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट में यूज़ हो रहा है ना। तो अब हमें मैंने पहले बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो ही है वो क्या है हमारा, ये ही हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, तो अब ये ही यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो अब हमने ये ऑप्शन देखने हैं कि पी वाले कितने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे से अगर हम देखें, ये आर से स्टार्टिंग हो रही है, ये पी से स्टार्टिंग हो रही है, एस से और क्यू से, यानी कि ऑब्वियस है हमारा पी वाला आंसर होगा, इजीली डिफाइन हो जाएगा उस चीज़ को लेके। चलो अगला थोड़ी सी इस बेस पे अब देखते हैं, अगला क्या है, द मैन। अब यहाँ पे देखो जो द मैन है, इन्होंने इसके नीचे कोई लाइन नहीं लगाई, यानी कि ये फिक्स है यहाँ पे, ये नहीं हम हिला सकते हम, ठीक है ना। इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, लाइन इसके आगे से है, तो इसको हम हिला नहीं सकते। तो अब क्या है, यानी कि द मैन, अब जो सब्जेक्ट था हमारे सेंटेंस का वो हमें पहले मिल चुका है, ठीक है। तो द मैन फॉर अ मोमेंट looked at me and thus emptied my pockets, turned me upside down, ठीक है। कुछ बात समझ आ रही है कि वो क्या कहना चाहता है, पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हम फाइंड आउट कर पा रहे। क्यों, क्योंकि जो वो ऑर्डर है ना वर्ड्स का सेंटेंस में, वो उल्टा पुल्टा हो रखा है। जैसे ही ऑर्डर सही आएगा हमारा मीनिंग भी अपने आप साथ में ड्राइव हो जाएगा। तो चलो देखते हैं फिर क्या आएगा। पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं, द मैन तो ऐसे ही रहना है क्योंकि ये फिक्स है। द मैन, इसके बाद वो कहता है पी क्यू आर एस, ऐसे ही पढ़ दो। देखो ये तो सेम ही है ना, पी क्यू आर एस, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, तो ये तो हमें लगा था भी गलत है, ये तो नहीं आने वाला। चलो ये तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वो कहता है कि ऐसा करो पहले क्यू लिख दो, क्यू पी आर एस। देखते हैं ज़रा, द मैन लुक्ड एट मी, सही है यहाँ तक तो। द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, ये बात भी ठीक है अभी। द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, इसके बाद एंड दस एम्प्टीड माई पॉकेट्स, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन। वो तो द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट एंड दस एम्प्टीड माई पॉकेट्स, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन। थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि शायद ये आ जाए, कुछ अब समझ आने लगा, लेकिन अभी और दो ऑप्शंस पड़े हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। अब बात हो रही है द मैन, तो ये तो रहने रहना है। फिर आता क्यू,
द मैन लुक्ड एट मी, यहाँ तक तो सही है। द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, फिर ऐसा आ गया, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड दस एम्प्टीड माई पॉकेट्स। ये सही लग रहा है हमें। क्या मीनिंग निकला? वो कहते जो मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, मैन ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन, मुझे उल्टा कर दिया, एंड क्या हो गया, दस एम्प्टीड माई पॉकेट्स, मेरे पैसे थे मेरे पॉकेट में वो सारे गिर गए। सही बात है। चलो एक बार और लास्ट बचा है वो भी देख लेते हैं। द मैन PQSR, द मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट मी, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन, सॉरी द मैन, हाँ द मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट मी, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड दस एम्प्टीड माई पॉकेट्स। बात तो ये भी सही लग रही है। अब देखो अब थोड़ी सी ग्रामर चाहिए हमें। यहाँ पे गलती क्या हुई, द मैन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो यानी कि हमें पता है द मैन के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो क्यू वाला ऑप्शन आना चाहिए था, द मैन लुक्ड एट मी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, द मैन फॉर अ मोमेंट बीच में आ गया, ये गलत हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन सही चल रहा था कि एस के बाद आ रहा था, पर ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे वर्ब नहीं अप्लाई की, गलत हो गया। ये पहले से गलत है। दो ऑप्शंस बचे, इन दोनों में से ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल वर्ड था हमारे पास वो ये था, ये गलत है। द ओनली राइट ऑप्शन वी हैव QQPSR। तो जरा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। द मैन लुक्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, टर्न्ड मी अपसाइड डाउन एंड दस emptied my pockets. This is the right answer. So that's all for today. आज के लिए हम इतना ही करने जा रहे हैं। हमारे कंप्रीहेंशन हो गया, डेली वोकैबुलरी हमने कर लिया है, और आज हमने एक नया टॉपिक किया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और ये हम डेली कंटिन्यू लेके चलेंगे, चाहे 2 सेंटेंस डेली किया करें, चाहे 3 सेंटेंसेस हम डेली करें, लेकिन अब ये कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लो आना है ये, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। वेटेज बहुत अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है हमारा। जैसे हम वोकैबुलरी डेली बेसिस पे करते हैं, वैसे साथ में 2-4 मिनट में ये भी हमारा साथ साथ हो जाया करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जो वॉरियर जोन चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो जल्दी से वॉरियर जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही जो बच्चे हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर ये बता दिया करो कि आपको जो हमारा वर्क है वो कैसा लग रहा है, आपको वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इवन आप लाइक बटन है वो भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक बटन प्रेस करते हो या आपको कमेंट करते हो ना, तो वी फील दैट हाँ समथिंग इज़ वॉचिंग अस सीरियसली। ये नहीं कि आप कोई ऐसा बंदा नहीं है कि 1-2-4 मिनट वीडियो देखी फिर वो चला गया फिर नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। कुछ बच्चे वो होते हैं जो सीरियसली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, एंड द पर्सन हु रियली सीरियसली फॉलो समथिंग, वही आगे जाके जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करता है। क्योंकि जब आप बार बार अलग अलग वीडियो देखते रहोगे, अलग अलग जगह पे जाते जाओगे, तो आपको वो एक जो रूटीन है ना वो नहीं बनना है ना। तो आपने क्या करना है, अगर आप रूटीन में हमारी वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट आता है माइंड में या कुछ भी होता है, जब तक वो प्रीमियर चलता है इट्स ओके। अगर प्रीमियर नहीं भी चल रहा, अगर आप बाद में भी हमें कमेंट करोगे तो ऑब्वियस है हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर कोई डाउट है आपका, वो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। देखो जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमने वैसे भी क्लासेस लाइव देनी शुरू कर देनी है, ताकि क्या होगा, जो आपके डाउट्स होंगे वो हम लाइव में क्लियर कर देंगे। अगर मान लो आपके पास नहीं भी टाइम था, लाइव में आपने नहीं भी देख पाए, तो आपने क्या करना है, आप कमेंट जरूर कर देना है। जो भी आपको लगता है, जो भी आपने पूछना है, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।